हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की मार्केट में जो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकती हैं, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है आपको। मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को यहाँ पर सर्च करना चाहिए। और क्योंकि होल्डिंग पीरियड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मीन्स कब टारगेट एग्जैक्टली अचीव करेंगे ये कभी भी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कभी भी अनफोर्सीन सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है, जिसकी वजह से कभी भी रिजल्ट्स हमारे टारगेट जल्दी अचीव हो सकते हैं या थोड़ा सा डिले भी हो सकते हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए पोजीशंस बनानी चाहिए। और क्योंकि होल्डिंग पीरियड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो हमें किसी भी स्टॉक में 4-5% से ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जब हम एक पोर्टफोलियो तैयार करें तो हमारे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स के आसपास होने चाहिए, जिससे अगर कोई स्टॉक बाय करने के बाद में ज़रूरत से ज़्यादा नीचे भी चला जाए और थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम ले, तो बाकी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में परफॉर्म करके ओवरऑल हमें अच्छी खासी रिटर्न दे सकें। अगर कभी एक ही स्टॉक में हमने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगा दिए 40-50% समटाइम्स, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो और स्टॉक प्राइस उस केस में नीचे चला जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। उस टाइम पर लगता है कि बाकी सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, रैली का टाइम है और हम पर्टिकुलर किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो वो एक कभी भी प्लेजेंट सिचुएशन नहीं होती। तो उस सिचुएशन से बचने का तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में पैसा लगाया जाए जहां स्टॉक प्राइस नीचे जाने पर आपको डर ना लगे, और दूसरा किसी भी सिचुएशन में एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा ना लगाया जाए। तो अगर इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हम ऑन एन एवरेज एक अच्छी खासी रिटर्न लगातार निकाल सकते हैं। और जब रिटर्न की बात करें तो अनरियलाइज गेन या लॉस को हमें साइड में रख देना चाहिए। जो हमने प्रॉफिट बुक किया फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो मार्केट के साथ में नीचे भी आ सकता है, खत्म भी हो सकता है, और जो अनरियलाइज लॉस है वो मार्केट ऊपर जाने के बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट को काउंट करो जो आपने रियलाइज किया। तो हर साल जब आप फाइनेंशियल ईयर में चेक करोगे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना किया और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना किया, तो आप अपनी ग्रोथ देख पाओगे कि यस, एवरी ईयर वी आर बुकिंग मोर प्रॉफिट, इट मींस एवरी ईयर वी आर मेकिंग मोर प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैंने एक ट्वीट किया था yesterday, और ट्वीट था, प्राइवेट बैंक्स ट्रेडिंग एट और नियर देयर बुक वैल्यू माइट सी a similar increase in value over the next 2 years as public sector banks did in the past 2 years। तो यहाँ पर इस बात का मतलब क्या था? मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो रैली हमने अंडर वैल्यूएशन की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखी थी, यानी कि पीएसयूज में देखी थी, जो सरकारी बैंक्स हैं, एक अच्छी खासी रैली हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देख सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो सारे स्टॉक सेम तरीके से नहीं जाएंगे, तो एक बुके बनाकर काम किया जा सकता है। जैसे स्मॉल केस होता है और या फिर कोई ईटीएफ होता है, तो हम यहाँ पर अपना ईटीएफ बना सकते हैं अंडर वैल्यूड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। अब वो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे देखें, कहाँ देखें? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम यहाँ स्क्रीनर पर जाएंगे, और स्क्रीनर पर जाकर हमने सबसे पहले एचडीएफसी बैंक ओपन कर लिया जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में आप देखोगे सेक्टर लिखा हुआ है बैंक्स, लेकिन अगर हम सेक्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें पीएसयू और प्राइवेट सारे बैंक्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम एचडीएफसी बैंक में ही जाकर नीचे पीयर्स ग्रुप में जाकर बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में जाएंगे, तो इंडस्ट्री इज बेसिकली सेक्टर का एक सब पार्ट होता है, एक पार्ट होता है। तो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर पर क्लिक करेंगे तो 29 बैंक्स का यहाँ पर पूरा डेटा निकल कर आ गया, और ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, जो करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से जो इसका रेशियो है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा, और इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में सॉर्ट हो जाएगा, यानी कम से ज्यादा की तरफ चला जाएगा। तो जो बैंक्स नियर टू बुक वैल्यू है या लोअर देन बुक वैल्यू है, अगर उनको यहाँ पर क्लब करके एक साथ एक बुके बनाकर तब इन्वेस्ट किया जाए, तो ये काफी प्रॉफिटेबल सिचुएशन मुझे नजर आती है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि डीसीबी बैंक है। अब इससे पहले जो 4 बैंक हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर हम इसको क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर पूरे साल का हमें प्रॉफिट तो नजर आता है, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ नजर नहीं आती। कैलकुलेशन क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि मार्च 2024 का यहाँ पर रिजल्ट अभी इन्होंने टोटल करके अपडेट नहीं किया बैलेंस शीट का, जिसकी वजह से यहाँ कैलकुलेशन नहीं निकल कर आ रही है।
तो हम इसको मैनुअली करके देख सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे? मार्केट कैप कितनी है? 5700 करोड़। लास्ट ईयर में इसकी बैलेंस शीट का टोटल कितना था? 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ और 5700 करोड़, यानी कि ये हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आता है 2.7 के आसपास। अब इसमें जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है वो भी ऐड हो जाएगा, जो 498 करोड़ है। तो 498 करोड़ प्लस 896 करोड़ प्लस 1100 करोड़, तो 2500 करोड़ के आसपास आता है। उसके बावजूद भी 2.3 के आसपास का बुक वैल्यू निकल कर आएगा। तो मैनुअली भी इन चीजों को किया जा सकता है। अगर ये चीज इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई तो जो मैंने पूरी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस अपलोड की हुई है, उसमें जो एक फाइनेंस को समझने वाली फाइनेंशियल एनालिसिस का जो एक पूरा वीडियो है 3 आवर्स का, आप उसको देखोगे, यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही वीडियोस हैं। उनमें एक एक 3 आवर्स के सेशंस हैं जिसमें पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस को समझाया गया है। फिर हम साथ में ESAF को देखें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो सकता है, नजर आए। जैसे मार्च 2023 का यहाँ पर टोटल कितना निकल कर आता है? ये 1700 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 2800 करोड़ की। तो लेस देन 2 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, और इसमें हम यहाँ पर 400 करोड़ ये भी ऐड कर लेंगे, तो 426 प्लस 449 प्लस 12 66, तो ये ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास बैठता है, और 2800 करोड़ की यहाँ पर ये पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये हमारा 1.4 के आसपास का निकल कर आता है। तो जहां पर नहीं दिया हुआ है उसको हम इस तरीके से करके देख सकते हैं। जनाई स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी एक बार देख लेते हैं, 6500 करोड़, लेकिन नहीं, ये ज्यादा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो ESAF और उत्कर्ष ये थोड़े से ठीक है। ESAF यहाँ पर बेटर है, उत्कर्ष भी बेटर नहीं है क्योंकि 2 से ज्यादा है, ESAF की यहाँ पर 2 से कम है। तो एक तो हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा निकल कर आता है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के अगर हम एक बार रिजल्ट देखें तो अगर बेस्ट एवर रिजल्ट है और बुक वैल्यू से भी नीचे है और पी रेशो सिर्फ 6 है, 6 से भी कम है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें 331, ईयरली हम नेट प्रॉफिट देखें तो 1386 करोड़, यानी कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। और उसके साथ में हम यहाँ पर डीसीबी बैंक का देखते हैं, डीसीबी बैंक का नेट प्रॉफिट देखते हैं 536 करोड़, ये हाईएस्ट एवर है और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है क्योंकि बुक वैल्यू 147 है और करंट प्राइस यहाँ पर 130 करोड़ का है। उसके साथ में हम यहाँ पर TN मर्केंटाइल बैंक देखते हैं तो उसका भी सेम सिचुएशन है, बुक वैल्यू के बिल्कुल पास में है, और यहाँ पर तो इनका रेशो भी दिया हुआ है 1.06, साउथ इंडियन बैंक 1.08, धनलक्ष्मी बैंक 1.11 एंड RBL बैंक 1.11, और सूर्योदय बैंक, J&K बैंक, बंधन बैंक। तो अगर हम यहाँ पर 1.5 से नीचे का एक बुके बना लें तो बुके में क्या क्या आएगा? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक आएगा, कर्नाटका बैंक, DCB, TN मर्केंटाइल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, RBL बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और J&K बैंक। J&K बैंक एक्चुअल में मिक्स है। ये यहाँ पर प्राइवेट में इसलिए आया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो प्रमोटर है वो स्टेट गवर्नमेंट है। अब स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको हम सरकारी बैंक ही मानना चाहिए। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इसको दिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से गलत है यहाँ पर J&K बैंक को इसमें लेना। तो J&K बैंक को हम एक्सक्लूड कर देंगे और साथ में बंधन बैंक 1.48। तो अगर हम इन सब का एक टोटल करके और हम ये मानकर चलें कि क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी रैली नजर आती है और टोटल जो हमारे नंबर ऑफ बैंक्स हैं, सो 1 ESAF, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 बैंक्स हैं बंधन बैंक मिलाकर। अगर इन 9 बैंक्स में हम टोटल कैपिटल, टोटल पोर्टफोलियो का 20% भी पैसा लगा लें तो मुझे रिस्क नजर नहीं आता। उसका रीजन है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर 20% हम टोटल लगाते हैं तो वन पर्टिकुलर स्टॉक में 2.4% के आसपास ही यहाँ पर पैसा लगता हुआ नजर आता है, और 2.4% एक स्टॉक में लार्जेस्ट मींस हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में ट्रेडिंग नियर और बिलो टू बुक वैल्यू। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर हम 20% भी नहीं लगाते, 15% भी लगाते हैं, तो कम से कम 15% पैसा तो हमारा अपना एक ETF बन गया। ये अपना एक ETF बनाने का तरीका है और कुछ नहीं। अब इसमें कौन से स्टॉक से कब निकलना है, इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं निकलना है। इन स्टॉक से निकलने का तरीका है कि ये 15% पैसा हमने एक बार में लगा दिया। अब जब ये पूरा पैसा डबल हो जाएगा तभी इस पूरे 9 के 9 स्टॉक्स को एक साथ निकाला जाएगा, चाहे उस पर्टिकुलर टाइम पर किसी स्टॉक में थोड़ा सा 10% का फायदा हो और चाहे 20% का हो, और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पर 200% का फायदा हो। हमें एक बुके बनाकर पैसा लगाना है और बुके बनाकर ही यहाँ से निकालना है। तो अपना ETF बनाने का ये तरीका है।
सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो बुक वैल्यू या उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं उसमें ट्रेड करने का ये तरीका था। मैंने ट्वीट किया था, ट्वीट से काफ़ी लोगों को चीज़ें समझ में आ जाती है और काफ़ी यहाँ पर कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा रहता है कि अगर और थोड़ी-सी डिटेल में क्लैरिटी विवेक भाई से मिल जाए तो थोड़ा-सा अच्छा है। सो वो क्लैरिटी मेरा देने का यहाँ पर पर्पज़ था। अभी जो इलेक्शंस हैं उसको देखकर क्या लगता है, ये 18th को मैं मानकर चल रहा हूँ कि कुछ और कैलकुलेशंस मेरे पास आएँगी। सो 18th मई को उसका मैं ज़िक्र करूँगा, वीडियो बनाऊँगा आपसे। अगर 18th मई को मुझे वो डेटा नहीं मिल पाया तो 19th को बनाऊँगा। सो देन वी विल हैव मच बेटर क्लैरिटी। लेकिन बीजेपी की ही सरकार आती हुई नज़र आती है और लास्ट ईयर जितनी सीट्स आई थी एनडीए की उससे ज़्यादा नज़र आती है। हाँ, वो अलग बात है 400 पार या नहीं, वो उस बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है। वो अलग बात है, लेकिन अगर मजबूत सरकार आती है तो देश के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, सारे भारत के लोगों के लिए अच्छा है, जितने भी सिटीज़न्स हैं यहाँ पर, क्योंकि कंट्री स्टेबल गवर्नमेंट के साथ तरक्की करेगी तो अच्छा है, क्योंकि अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो यहाँ पर यही चीज़ें रहेंगी कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कितने टाइम के लिए बनेगा, किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल मत है। आप सब अपने वोट को डालने के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं और खुद ही आपका राइट भी है। तो आप अपने हिसाब से डालना। मेरा समझ यही है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और कोई चीज़ अगर इकोनॉमी के लिए अच्छी है, तो उसके सिटीज़न्स के लिए ऑटोमैटिकली अच्छी है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस या कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, ये सिंपल सी मैथ है। यहाँ पर मैं आपके साथ बना रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।